In our last lecture, we were doing bending of beam. बीम क्या होती है? देखिए यहाँ पे मैंने आपको कुछ इमेजेस भी लगाई हैं मैंने इनमें पीपीटीज में, जो कि आपके बीम्स का एग्जांपल है। ये सिंपल आपके कुछ हाउस इमेजेस हैं जिसमें कि आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका एक एग्जांपल है। ये कैंटिलीवर का एग्जांपल है, जो कि एक तरह की एक बीम ही होती है कैंटिलीवर। तो आप लोग इससे देख भी सकते हैं कि इन जनरल लाइफ कंस्ट्रक्शन में हम बीम्स को यूज करते हैं, और यहाँ पे भी नॉर्मली आप जो पहले जो गर्डर्स लगाते थे, लैंटर्स लगाने से पहले हम गर्डर्स यूज करके रूफ्स बनाते थे, उसमें भी जो गर्डर्स यूज होते थे वो भी आपके बीम्स का ही एग्जाम्पल है। So in today's class we are going to discuss an important टॉपिक दैट इज कैंटिलीवर। कैंटिलीवर हम आपके कई सारे पार्ट्स में करने वाले हैं, मतलब कि ये लास्ट हमारा टॉपिक है इस यूनिट का, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसमें हमने डेरिवेशंस करने हैं, डिप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लोडेड कैंटिलीवर या फिर लोडेड बीम का हम एग्जांपल लेंगे, उसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस लेंगे। वो एक एंड पे सपोर्टेड है, दोनों एंड्स पे सपोर्टेड है, एक एंड पे वेट लगा रखा है, या उसके सेंटर में वेट लगा रखा है, या उसके खुद के वेट की वजह से वो कितनी डिप्रेस होती है। ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के केसेस हम करेंगे। तो एज अ होल हम 4 केसेस करने वाले हैं डिप्रेशन प्रोड्यूस्ड इन बीम्स कैलकुलेट करने के लिए। आज की क्लास में हम हमारा सबसे पहला जो केस है वो डिस्कस करेंगे, जो कि कैंटिलीवर का केस है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज दिस कैंटिलीवर, कैंटिलीवर होता क्या है। तो कैंटिलीवर इज अ बीम fixed horizontally at one end and loaded at other ends as shown in image। जैसे हमने इस इमेज में दिखाया है कि एक बीम है जिसको हमने हॉरिजेंटली प्लेस कर रखा है, और उस हॉरिजेंटली प्लेस करने में भी उसका एक एंड हमने फिक्स कर रखा है। ये जैसे दिखा रखा है यहाँ पे, दिस एंड इज फिक्स्ड। तो फिक्स्ड एंड वाली आपकी जो बीम होती हैं जिनमें एक एंड फ्री होता है वो क्या कहलाती हैं? आपके कैंटिलीवर्स कहलाते हैं। तो जो अभी आपने पिछले पेज पे आपने जो इमेजेस देखी थी वो इसी तरीके की इमेजेस थी, सपोर्टेड एट वन एंड एंड फ्री एट अदर एंड। तो दूसरे एंड पे वो जो रूफ्स बनी हुई थी वो आपकी फ्री रूफ्स थी। तो वो किसका एग्जाम्पल है? वो आपके कैंटिलीवर बीम्स का एग्जाम्पल है। बहुत सी तरीके की आपकी बीम्स होती हैं, यहाँ हमें आपके सिर्फ एक या दो ही सिचुएशंस रीड करनी है। ठीक है, इस बीम का खुद का कोई वेट होता है आपका, एज यूजुअल हम किसी मटेरियल से बनाया हुआ होता है तो इसका खुद का कोई ना कोई वेट होता है। तो इसके खुद के वेट की वजह से भी ये आपकी स्लाइटली डिप्रेस हो सकती है, वो एक केस हो सकता है। और आज जो हम पहला केस करेंगे वो कौन सा करेंगे कि एक एंड पे हमने बीम को फिक्स कर रखा है, और जो उसका दूसरा एंड है उस एंड पे हमने लोड अप्लाई कर रखा है, या फिर हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रखा है, वेट अप्लाई कर रखा है। ठीक है, ये आपका जनरल एग्जांपल है कैंटिलीवर का, जो आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है। तो आई होप इट इज क्लियर व्हाट इज कैंटिलीवर। अ बीम फिक्स्ड हॉरिजॉन्टली एट वन एंड एंड लोडेड एट अदर एंड इज कॉल्ड कैंटिलीवर। तो आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, व्हाट इज कैंटिलीवर। तो ये आपका जो आपने लास्ट जो हमारी क्लास थी जिसमें हमने इंटरनल बेंडिंग मोमेंट निकाला था, ये बिल्कुल वही वाला आपका डायग्राम है सेम, कि कोई हॉरिजॉन्टल बीम थी जिसकी की लेंथ L है, और उसको मैंने एक एंड पे क्लैंप कर रखा है, और जो उसका फ्री एंड है उस फ्री एंड पे मैंने फोर्स या फिर वेट W वहां पे अप्लाई कर रखा है। ठीक है, और वही हमने बिल्कुल सेम वही सिचुएशन है कि क्लैम्प्ड एंड से x डिस्टेंस के ऊपर मैंने एक सेक्शन यहाँ पे कंसीडर कर लिया है जो कि A से पास हो रहा है, और जो बीम की लेंथ है ना, रिमेनिंग लेंथ
L माइनस एक्स, इस L माइनस एक्स लेंथ में क्या डिप्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है। डिप्रेशन का मतलब है कि ये जो डॉटेड लाइन थी ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी और वेट लगाने के बाद ये स्लाइटली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपकी बैंड हो जाती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो भी इसके अंदर डिस्टेंस इसने नीचे की तरफ ट्रेवल किया है इसको ही हम डिप्रेशन कहते हैं। तो ये डिप्रेशन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। और इस तरीके की जो बीम्स होती हैं जो एक एंड पे फिक्स होती हैं दूसरे पे लोडेड होती हैं, तो उनका जो फ्री एंड होता है उस एंड के ऊपर हमें मैक्सिमम डिप्रेशन आपका ऑब्जर्व होता है। सबसे कम डिप्रेशन की वैल्यू हमें जो फिक्स्ड एंड है वहां पे ऑब्जर्व होती है। और मैथमेटिकली जब हम फॉर्मूला यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे भी आपको पता चलेगा कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ आती है, इस फिक्स्ड एंड के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ए बी जो ये आपका आर्क फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है इसी के लिए ही आप डिप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। सो इफ वी कंसीडर अ सेक्शन ऑफ अ कैंटिलीवर ऑफ लेंथ L at a distance x from the fixed end। ठीक है भाई, सिचुएशन आपको समझ में आ गई। आपने क्या किया है, L लेंथ का कोई कैंटिलीवर है, x डिस्टेंस पे हमने एक सेक्शन उसका कंसीडर कर लिया है। ठीक, अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये जो मैंने आपको ये बात समझाई थी कि ये जो हमने सेक्शन माना है, सेक्शन हम इस तरह से मानते हैं कि जो डिप्रेशन है उस सेक्शन से पहले जो बीम की लेंथ है उसमें हम कहते हैं कि भाई जो भी डिप्रेशन है वो नेग्लिजिबली स्मॉल डिप्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको हम नहीं भी कंसीडर करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्री एंड पे जो डिप्रेशन है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था आपको कि मैं जैसे यहाँ पे आपको कहूँ कि भाई ये है आपका x आपका वेरिएबल है, आप x की वैल्यू यहाँ भी ले सकते हो क्लैंप एंड पे, आप x की वैल्यू यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो। x आप फ्री एंड के ऊपर भी कह सकते हो कि ये x है जिसकी वैल्यू L की बराबर है। ठीक, तो ये कहना है हमने कि इस सेक्शन से पहले जो भी लेंथ है बीम की उसमें जो डिप्रेशन प्रोड्यूस हुआ वो बहुत स्मॉल डिप्रेशन है, नेग्लिजिबली स्मॉल, उसको हम काउंटिंग में नहीं ले रहे हैं। हम सिर्फ किसको काउंटिंग में ले रहे हैं, जो बच गई है रिमेनिंग लेंथ जो है कैंटिलीवर की, उसकी वजह से जो भी उस वेट की वजह से उसमें जो भी डिप्रेशन प्रोड्यूस हुआ है वो हमें कैलकुलेट करना है। इस लाइन के अक्रॉस आपको एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू अगर लिखनी हो इस फोर्स के विद रिस्पेक्ट टू, ये जो वेट हमने W लगाया है इसके विद रिस्पेक्ट टू, तो आपके पास फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए और कितने डिस्टेंस पे आपने फोर्स लगाया है आपको ये पता होना चाहिए। तो L माइनस एक्स जो डिस्टेंस है इसके ऊपर हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया था। तो एक्सटर्नल बेंडिंग कपल एक्टिंग एट दिस सेक्शन can be written as weight into L minus x, that is its perpendicular distance from this section। ठीक है, तो हमने एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू लिख ली एंड दिस मोमेंट ऑफ एक्सटर्नल कपल इज मैक्सिमम फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ x एंड दैट इज एट द फिक्स्ड एंड। ठीक है, ये जो बेंडिंग मोमेंट आपने लिखा है इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है किसके लिए, क्लैम्प्ड एंड के लिए, और इसकी वैल्यू धीरे धीरे आपकी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है फ्री एंड की तरफ। ठीक, so a cantilever of uniform section is more likely to break near its fixed end। ठीक, आप ये एक्सपेरिमेंट जनरल करके भी देख सकते हैं। आप एक बहुत ही लंबी सी वुड की वी बीम ले सकते हैं, उसको एक एंड पे आप फिक्स करके उसके दूसरे एंड पे आप फोर्स या वेट अप्लाई करके देखोगे, तो आप जहां वेट लगाओगे ऐसा नहीं होगा कि वो वहां से टूटेगी, वो कहाँ से टूटेगी, जहां से आपने उसको फिक्स कर रखा है वो वहां से ब्रेक होती है। वो इस वजह से ब्रेक होती है क्योंकि एक्सटर्नल बेंडिंग कपल की वैल्यू फिक्स्ड एंड पे मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम है इसलिए वो यहाँ से सबसे ज्यादा उसके चांसेस होते हैं ब्रेक होने के। और इस तरह का एग्जाम्पल आपने जनरल लाइफ में देखा भी होगा। ठीक है भाई, तो ये जो चीजें हमने ऑब्जर्व की हुई हैं वही हमने यहाँ पे कही हैं। ठीक, अब जो हमारा लास्ट
लेक्चर था उसमें हमने इंटरनल बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट की थी। तो यहाँ पे हम वो सीधे सीधे डायरेक्टली यूज कर रहे हैं फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ दिस सेक्शन ए। जो भी आपने सेक्शन माना है उस सेक्शन के लिए जो भी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी उस पोजीशन में द मोमेंट ऑफ एक्सटर्नल कपल must be equal to the internal bending moment, जो कि यंग्स मॉडुलस इनटू ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय आर के बराबर था। तो आपको ये याद भी होना चाहिए। बेंडिंग मोमेंट अगर निकालने के लिए कहा जाता है तब तो हम पूरा डेरिवेशन करते हैं उसका और यहाँ तक पहुंचते हैं कि भाई ये है हमारा इंटरनल बेंडिंग मोमेंट या फिर बेंडिंग मोमेंट। अदरवाइज अगर नेक्स्ट आपके जैसे अभी जो आर्टिकल कर रहे हैं इसके लिए हमें ये फॉर्मूला नॉन होना चाहिए कि इंटरनल बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, जिसमें आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एट दिस सेक्शन ए बी जो पोर्शन है इस ये पोर्शन का जो भी आर्क फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया है वो आर्क जिस भी रेडियस ऑफ कर्वेचर की है वो है ये कैपिटल आर। IG ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन, जो क्रॉस सेक्शन आपने कंसीडर किया है। ठीक है भाई, तो अब हम मैथमेटिकली इसको लिखेंगे कि इंटरनल बेंडिंग मोमेंट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन वी हैव YIG divided by R is equal to W into L minus X। इसको हम इक्वेशन 1 लिख रहे हैं आपकी, इक्वेशन ए या फिर 1। अब ये यहाँ से हमारा पहला केस शुरू हो रहा है। जो बीम का वेट है उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट हमारा केस क्या है कि कैंटिलीवर का खुद का वेट कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो इफ वी नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ वेट ऑफ कैंटिलीवर इटसेल्फ, तो ये आपकी स्टेटमेंट होती है जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिप्रेशन की क्या वैल्यू होगी या एक्सप्रेशन निकालो डिप्रेशन के लिए, किस केस में, जब कैंटिलीवर का खुद का वेट नेग्लेक्ट हो या फिर उसका खुद का वेट इफेक्टिव हो, ये दूसरा केस होगा। ठीक है, तो उसका खुद का वेट हम नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। अब यहाँ पे हम मैथमेटिकल एक फॉर्मूला है आपका डिफरेंशियल कैलकुलेशन की हेल्प से जो कि कैलकुलेट किया जाता है उसे डायरेक्टली यूज करेंगे। तो ये आपको एज सच एक तरह से क्रैम करना है। फ्रॉम द नॉलेज ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस वी नो दैट इफ वाई बी द डिप्रेशन, आपने लेटरल डायरेक्शन में डिप्रेशन दिखाया है इसलिए आप उसको y लिख रहे हो। तो इफ y be the depression of beam at the section at A, जो भी सेक्शन है आपका ए पे उसमें मान लेते हैं कि y क्या है आपका डिप्रेशन है और वो एक आर्क की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। उस आर्क का रेडियस ऑफ कर्वेचर कैन बी रिटर्न एज, कैसे लिख सकते हैं उस रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम इस फॉर्मूले की हेल्प से लिख सकते हैं। क्या फॉर्मूला है हमारा, कैपिटल R कैन बी रिटर्न एज 1 प्लस dy/dx। x के साथ y में क्या चेंज आ रहा है, मतलब जो डिप्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है लेंथ के साथ साथ डिप्रेशन में क्या चेंज आ रहा है आपका। जैसे मैंने अभी कहा था कि फ्री एंड पे डिप्रेशन सबसे ज्यादा होता है, फिक्स्ड एंड पे डिप्रेशन सबसे कम आता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिप्रेशन है ये dy/dx, इसका स्क्वायर और उसका पूरे के पूरे टर्म का 3⁻² एंड डिवाइडेड बाई d²y/dx स्क्वायर। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में जो भी आपकी टर्म्स लिखी हुई हैं जैसे dy/dx है, ये क्या है आपकी, इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए आपका आर्क फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। उस आर्क फॉर्म में अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट आप dy/dx की फॉर्म में निकालते हो। तो मैथमेटिक्स की टर्म्स में कहें तो dy/dx आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट है एट पॉइंट ए। ठीक है, एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग, प्रैक्टिकली अगर हम बात करते हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिप्रेशन, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट इज एज डिप्रेशन की वैल्यू है ये, और वो डिप्रेशन हमारा बहुत ही स्मॉल होता है। जो पिक्चर हमने ड्रॉ की है वहां पे हमने उसको बहुत लार्ज बना के दिखाया है, लेकिन एक्चुअल सेंस में बहुत ही स्मॉल डिप्रेशन आपकी प्रोड्यूस होती है। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिप्रेशन जो है ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू होगी।
y खुद ही स्मॉल है, तो y का जो रेट है वो उससे भी ज्यादा स्मॉल है, तो जो स्लोप है dy बाई डी एक्स, ये हमारा बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है। उसका मैं स्केयर कर दूं, एक स्मॉल वैल्यू का स्केयर करते हैं तो वो और भी ज्यादा स्मॉल हो जाती है। तो y dy बाई डी एक्स का स्केयर इन कंपैरिजन टू 1, ये एक बहुत स्मॉलर वैल्यू है, यूनिटी से बहुत ही स्मॉलर वैल्यू है। तो 1 के कंपैरिजन में इस सेकेंड टर्म को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको थोड़ा इजी हमने बना दिया है और कुछ भी नहीं है। मैथ्स का फॉर्मूला है, उस मैथ्स के फॉर्मूले में हमारी जो फिजिकल सिचुएशन है उसको हमने इंक्लूड कर दिया और ये कह दिया कि भाई ये जो सेकेंड टर्म है इसकी वैल्यू बहुत ही नेग्लिजिबली स्मॉल है, इसलिए हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं और हम इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, r कैन बी रिटर्न एज, कैपिटल R कैन बी रिटर्न एज 1 डिवाइडेड बाई d स्केयर y डिवाइडेड बाई dx स्केयर। 1 रेज़ टू पावर 3/2 का मतलब है 1 ही रह जाएगा वहां पे। तो from here we can write 1 by r can be written as d square y by dx square। ठीक है, और अब जो आपका एक्सप्रेशन था जिसको आपने एक्सप्रेशन ए लिखा था, उस एक्सप्रेशन में आपके पास 1 बाई आर था, उस 1 बाई आर की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ 1 बाई आर इन इक्वेशन 1, वी हैव y इंटू आई जी डॉट डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर। ठीक है, डिवाइडेड बाई आर था, उसकी जगह पे आपने ये पुट कर दिया सीधे सीधे, दैट्स वाई हमने इसको इस तरह से लिखा है कि 1 बाई आर की वैल्यू, और राइट हैंड साइड में क्या था, w इंटू एल माइनस एक्स। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस इक्वेशन को मैं 2 बार इंटीग्रेट कर दूं, एक बार इंटीग्रेट करूंगी तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और उसको मैं फिर से इंटीग्रेट कर दूंगी तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी, और y क्या है आपका, डिप्रेशन की वैल्यू है, और वही हमें कैलकुलेट करनी है। तो अब हमें क्या करना है इस एक्सप्रेशन के साथ, हमें इसको 2 बार इंटीग्रेट करना है। तो उससे पहले हमने जो ये कांस्टेंट टर्म थी इसको हमने दूसरी तरफ ले गए हम, तो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर will be equal to w divided by yig into l minus x। तो अब हम क्या कर देंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे। लेट अस इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। आफ्टर इंटीग्रेटिंग वी गेट dy by dx लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू को ऐसा का ऐसा रहने देंगे, w डिवाइडेड बाई yig डॉट एल एक्स फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई 2। ठीक, और प्लस में हमने क्या लिखा है, C1 दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एज वी ऑल नो, जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं किसी भी टर्म को, तो या तो अगर उसके अंदर लिमिट्स दी हुई हो, और लिमिट नहीं दी हुई होती है तो हम हमेशा ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वहां पे ऐड करते हैं, और फिर उस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारी जो फिजिकल सिचुएशन होती है उसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो C1 इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड एज एट द क्लैम्प्ड एंड, फिक्स्ड एंड पे, हम किसकी बात कर रहे हैं, फिक्स्ड एंड की बात कर रहे हैं। x की वैल्यू वहां पे क्या है, 0 है, x की वैल्यू 0 है क्लैम्प्ड एंड पे, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिप्रेशन, मैंने कहा कि वहां पे डिप्रेशन ही आपकी बहुत कम प्रोड्यूस होती है या होती ही नहीं है प्रोड्यूस, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एंड पे 0 के बराबर हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज को इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करोगे, यहाँ 0 लिख दोगे, यहाँ पे भी 0 पुट करोगे, तो सारी टर्म्स 0 हो गई, तो C1 किसके बराबर आ गया आपका, 0 के बराबर आ गया। तो यहाँ से C1 की वैल्यू आप रिप्लेस कर देंगे और dy बाई dx की वैल्यू लिख लेंगे कि भाई हमारे पास dy बाई dx आ गया, w डिवाइडेड बाई yig एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अभी तक डिप्रेशन नहीं निकला है, तो अब हम क्या कर देंगे, अगेन इंटीग्रेटिंग, या फिर इंटीग्रेटिंग वंस अगेन, वी विल गेट y इज इक्वल टू w डिवाइडेड बाई yig इंटू, अब फिर से इसको इंटीग्रेट करोगे, l एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 दैट इज 6, तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2 लिख लिया हमने,
तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमें दोबारा से यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वेयर C2 इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब C2 की वैल्यू भी हमें चेक करनी पड़ेगी, ये भाई 0 है या फिर नहीं है। तो C2 कैलकुलेट करने के लिए मुझे किसकी पिछली जो इक्वेशन थी ना उसमें लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई dx था, इसलिए हमने x की वैल्यू पे dy बाई dx की वैल्यू देखी थी कि भाई क्या होती है। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में y है और यहाँ पे वेरिएबल x ही है, तो एट x इज इक्वल टू 0 डिप्रेशन इज 0, तो x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 होता है। और दोनों को यूज करके जब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की, तो वो भी किसके बराबर आती है आपकी 0 के बराबर आती है। तो आप यहाँ पे लिखोगे एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी गेट C2 is equal to 0 and hence above equation will be written as y is equal to w divided by yig L x square 2 minus x cube divided by 6। तो ये आपकी जनरल इक्वेशन है डिप्रेशन की। आप x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करके डिप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। आप फिक्स्ड एंड पे भी चेक कर सकते हो, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखो, फिक्स्ड एंड पे 0 होती है x की वैल्यू, डिप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो मैथमेटिकली भी आपने ये चीज देखी और ये बात हमने फिजिकली भी कही थी कि क्लैम्प्ड एंड पे या फ्री एंड पे डिप्रेशन की वैल्यू 0 होती है। और मैक्सिमम कहाँ होगी डिप्रेशन की वैल्यू, जब हम x को L के बराबर पुट कर देंगे। तो मैक्सिमम डिप्रेशन अगर आपको लिखना है तो वो आप कैसे लिखोगे, ये मैंने बता दिया आपको कि दिस इक्वेशन गिव्स अस डिप्रेशन ऑफ एनी सेक्शन ऑफ कैंटिलीवर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द क्लैम्प्ड एंड। तो फिक्स्ड एंड से किसी भी x डिस्टेंस के ऊपर हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एट फ्री एंड of the cantilever x is equal to L and depression y is maximum and let the depression at free and be delta। डेल्टा से हम रिप्रेजेंट करते हैं डिप्रेशन को, तो डेल्टा की वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन बी की हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे। x की वैल्यू को क्या पुट कर देंगे, L पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आपका x इंटू एल स्क्वायर बाई 2 था, तो ये L क्यूब बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे x क्यूब भी था तो L क्यूब बाई 6। ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/2 माइनस 1/6, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी आपकी 1/3 के बराबर आ जाएगी, तो 1/3 L क्यूब। तो आपका जो डिप्रेशन है मैक्सिमम डिप्रेशन वो किसके बराबर आ गया, W L क्यूब डिवाइडेड बाई 3YIG। सारी के सारे टर्म्स का मीनिंग आपको पता है कि ये है क्या, ठीक है भाई। अब आपने जो दो केसेस पढ़े थे, बीम्स हमारी एक तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की होती है और दूसरी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की होती है, तो उन दोनों के केस में मैक्सिमम डिप्रेशन की क्या वैल्यू होगी ये आपको लिखनी है। इफ कैंटिलीवर इज ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्रेथ b एंड थिकनेस d, उसके केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होती है, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू b d क्यूब डिवाइडेड बाई 12। ये भी आपको याद रखना है, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एंड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे आप IG की वैल्यू पुट कर दोगे डेल्टा की वैल्यू में, तो ये जो भी यहाँ पे आया फॉर्मूला 4WL क्यूब डिवाइडेड बाई YBD क्यूब, ठीक है। आपकी मोस्ट ऑफ द बीम्स जो होती हैं वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की ही होती हैं, तो आपको यही वाला फॉर्मूला वहां पे, या फिर अब जब हम डिस्कस करेंगे ना कि डिप्रेशन किस किस चीज पे डिपेंड करता है, W पे, L पे, B पे, D पे, Y पे, तो ये हम किसके लिए लिखते हैं जनरल में, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए ही लिखते हैं। कहीं कहीं ही सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बीम्स आपकी यूज की जाती हैं। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की अगर बीम है हमारे पास R रेडियस की, IG की वैल्यू 1/4 पाई r⁴ थी, ये दोनों वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। और डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बीम के लिए, 4WL क्यूब 3y पाई r⁴। ठीक है भाई, तो ये आपके मैक्सिमम डिप्रेशन की वैल्यू है फॉर अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम एंड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बीम। अब हमारा लास्ट जो पॉइंट बच गया है वो क्या है आपका, डिपेंडेंस डिस्कस करना। जो फॉर्मूला आपने अभी अभी निकाला डेल्टा के लिए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की बीम के लिए, उसी में आपके जो जो फैक्टर्स हैं उनको आप 1 by 1 लिखोगे। तो फॉर अ uniform cantilever, depression at free loaded and
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड। जो भी आपने वेट अप्लाई किया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है W, जिसको हम लिख रहे हैं। सेकेंड क्या है आपका, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ लेंथ। लेंथ के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितनी ज्यादा लेंथ की आपकी बीम होगी, कैंटिलीवर होगा, उतना ही ज्यादा डिप्रेशन आप ऑब्जर्व कर सकते हो, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन L क्यूब। नेक्स्ट, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ बीम। तो यंग्स मॉडुलस के क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ताकि डिप्रेशन कम से कम प्रोड्यूस हो। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि डिप्रेशन प्रोड्यूस ही ना हो, या हो तो बहुत कम प्रोड्यूस हो। तो उसी तरह से हम फिर बीम बनाते हैं आपकी। फॉर अ बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, डिप्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रेथ बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और जो थिकनेस है उसके क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एंड फॉर अ बीम ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, डिप्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द रेडियस। तो रेडियस की फोर्थ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये हमारा फर्स्ट केस था आपका कैंटिलीवर का, दैट इज लोडेड एट। ये बात आपको कहने की जरूरत नहीं है जब आपने कैंटिलीवर कह दिया। कैंटिलीवर का मतलब ही यही है कि एक बीम है जो एक एंड पे फिक्स है और दूसरे एंड पे लोडेड है। ठीक है, यहाँ पे केस क्या है आपका कि कैंटिलीवर का खुद का वेट इफेक्टिव नहीं है। उस केस में क्या डिप्रेशन आपकी प्रोड्यूस होती है। ठीक है भाई, तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इसका जो सेकंड केस है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम क्या मानेंगे कि कैंटिलीवर का खुद का वेट भी इफेक्टिव हो, उस केस में कितनी डिप्रेशन प्रोड्यूस होती है।